जनाब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भली करे आया जी आया नू बखैर रगले वश अत के। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मेरे साथ है महक असलम और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुजरेगा अच्छा। आज जुम्मा है तो सबको जुम्मा मुबारक। और जनाब फिर उसके बाद आएगा वीकेंड। किसी के लिए 2 दिन की छुट्टी होती, किसी के लिए 1 दिन की छुट्टी होती है, तो किसी के लिए नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती। तो छुट्टियों में अपना बहुत सारा ख्याल रखें जो कल या परसों आने वाली है। जब भी हम बात करते हैं ना किसी जगह की या किसी जगह पर लोगों के इकट्ठे होने की, तो कुछ खदशात जाहिर किए जाते होते हैं सिक्योरिटी से मुताल्लिक। सिक्योरिटी खदशात बढ़ जाते हैं और यही वजह तो है कि जिसका खदशा था, जिसका डर था, कल हमने वो मनासिर देखे। काबुल एयरपोर्ट की मैं बात करें, इसके करीब या के बाद दीगरे 2 खुदकुश धमाके हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 102 हो गई है और 12 अमरीकी फ़ौजी जो हैं इसमें शामिल हैं। 140 ज़ख्मी हुए हैं और कहा जा रहा है कि जहां पहला धमाका हुआ था ना, वहां पर अमरीकी फ़ौज तैनात थी। दूसरा जो धमाका हुआ वो इमदादी कामों के दौरान हुआ है और मशरक़ी गेट पर धमाके के बाद फायरिंग भी हुई है। और जो बरतानवी मीडिया है उसके मुताबिक दाइश ने काबुल एयरपोर्ट धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। अब ये एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है अफगानिस्तान में। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया था, इसीलिए अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से उन्होंने निकल जाने की हिदायत की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी हमले का खदशा जाहिर किया था। अब उन्होंने काबुल में हमला करने वालों से बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। दाइश खुरासान के असासों और क़यादत को निशाना बनाने का हुक्म देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी होंगे ढूंढ निकालेंगे। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने काबुल धमाकों को अमेरिका की नाकामी करार दिया है। और देखिए, तर्जुमान ने ट्विटर पर यह लिखा है कि धमाके ऐसे इलाकों में हुए हैं जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका की जिम्मेदारी है। और सुहेल शाहीन कहते हैं कि अमारात इस्लामी की अमन और सलामती की अगर हम बात करें तो उसकी सूरत हाल पर अब हमारी कड़ी नज़र है। शरपसंदों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान जो दावा ये कर रहे हैं कि अब हम ऐसी रियासत बनाएंगे जिसमें इस्लामी कवानीन होंगे, तो क्या वो इस पोजीशन में है कि दाइश के हमलों को कंट्रोल कर सकें? आया जब खुद अफगानिस्तान में इतनी सूरत हाल ख़राब है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की ही बात करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने जोर दिया है कि दुनिया को मिलकर अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के हालात बेहतर करने में तालिबान की मदद करे। ये कल इस्लामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा, और ये पूरी दुनिया इसकी मुख्तलिफ है, 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। जो गलती माजी में हुई अब नहीं करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान की कामयाबी की वजह करप्ट हुकूमत बनी। खैर, अब उस खबर का जिक्र करेंगे जिस पर सबकी नज़रें जमी हुई थी, और वो था इंतज़ार चेयरमैन पीसीबी कौन बनेगा। पहले एहसान मानी की मुद्दत में तौसी की खबरें आईं, फिर एहसान मानी ने मुद्दत में तौसी से माजरत की। अब खबरें हैं कि कमेंट्री के राजा बनेंगे पीसीबी के सुल्तान, यानी हम बात करें रमीज़ राजा की, जो आप फेवरेट है ना। चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म ने साबिक़ क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीज़ राजा के नाम की अब मंजूरी दे दी है। रमीज़ राजा और एहसान मानी वज़ीर आज़म से मिले भी थे, एक मुलाकात भी हुई थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमती अखराजात कम किए। ये कल बहुत बातें हुई। कल खान साहब की तकरीर भी हमने सुनी और जनाब बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि हुकूमती अखराजात को किस तरह से कम किया, आमदन को किस तरह से बढ़ाया। टैक्स की वसूली 3,800 अरब से बढ़ाकर 4,007 अरब तक पहुँचाई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया। एंटी करप्शन 3 सालों में 450 अरब रुपये रिकवर कर चुका है। गरीब तबके की मदद के लिए 260 अरब रुपये खर्च किए। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में किसान कार्ड शुरू किए। तालीम के मैदान में एक निसाब के सिस्टम को लेकर आए। लोगों को घर बनाने के लिए आसान कर्जे दिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 3 साला कारकर्दगी कल रखी आवाम के सामने। एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया था कल। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से ख़िताब में ये कह रहे थे कि पहली दफ़ा एक्सपोर्ट बढ़ रही है। गाड़ियों और सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हुई है। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा अब 1.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और जो आवाम के लिए दिलचस्प बात थी इसमें वो ये कि ये वज़ीर आज़म ने कहा कि अगले 10 बरस में 10 डैम्स बनाने जा रहे हैं। 1 साल में बिल्कुल, 1 साल, अगले 1 साल 10 साल में 10 डैम होंगे ना, तो एक साल में एक बनेगा।
अगर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखी जाए, वैसे बहुत सारे डैम्स पे काम हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये देखेंगे आपने क्लियर किया ना कि बहुत सारे डैम्स पे यस हो रहा है, क्योंकि जब आप दासू जाते हैं कोहिस्तान, वहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा नारायण जाते हैं तो उसकी एक एक्सटेंशन वहाँ पर है। तो बहुत ज़बरदस्त काम हो तो रहा है ये। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो यही कहा कि मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराना नहीं है। किसी ने भी नहीं घबराना, लेकिन अब आवाम कभी कभी इजाज़त मांगती है खान साहब से थोड़ा सा घबराने की इजाज़त। आई गेस पिछले 25 साल की चीज़ हम 3 सालों में कंपेयर नहीं कर सकते। यही वज़ीर आज़म ने भी कहा, हमारे जो 3 साल थे बहुत मुश्किल गुजरे। जो भी हक़ की राह में खड़ा होता है मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए। अगर हम मुश्किल वक्त को सही तरह से समझें, यही कामयाबी का रास्ता बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कामयाबी के रास्ते पर इंशाल्लाह, और जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर जो है बड़ी अच्छे तरीके से काम हो। लेकिन हुकूमती प्रोग्राम्स और अहम इक़दाम अपनी जगह हैं। ये हकीकत है कि अवाम महंगाई से परेशान है। पेट्रोल के दाम मुसलसल हमें बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सब्जियाँ हो जाएँ, फल, दालें, चावल, ये सब कुछ जो हैं ये ज़रूरत अशिया जो कि महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। लोअर और मिडिल क्लास तबके के लिए तो घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए हैं। 3 साल कारकर्दगी और हुकूमती इक़दाम पर जो प्रोग्राम्स है उस पर हम आगे चल के तफसीली बात करेंगे। अभी शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख रशीद अहमद साहब शामिल गुफ्तगू हम उन्हें करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सबसे पहले तो 3 साल मुकम्मल हुए हैं हुकूमत को, उसकी तो सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए। बड़ी ही टफ सिचुएशन से गुजरे हैं। एक जानिब पहले हमने देखा, अगर हम तकाबुल करें तो पहले भारत की तरफ से छेड़खानियाँ भी बर्दाश्त की, फिर कोविड के वार आते गए, और पीछे से जितनी मुआशी ख़राबी छोड़ के गए थे लोग, उनको भी टैकल किया। इन 3 सालों को कैसे देखते हैं शेख साहब आप? देखें, जिस वक्त इख्तदार लिया गया उस वक्त ये ख्याल था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी सूरत हाल है, रिजर्व बेहतर है, फ़ौरन जो रिमिटेंसेस हैं बेहतर हैं, और हमारे जो खसारे थे वो बेहतर हैं। सो अभी 3 साल बाद तो फिर हमें इसमें, जैसे इमरान खान साहब ने कल कहा कि 1.5 साल तो हम कोविड में और इंडिया के साथ उलझे रहे, और अब ये 2 साल हमें साबित करना होगा। जो बात आपने कही कि महंगाई हमारा मसला है जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इस पर काबू पाने के लिए हमें एक जामिया मनसूबाबंदी करनी होगी, क्योंकि हुक्मरानी में टाइम का पता नहीं चलता। अपोजिशन में हो तो 1 दिन 3 दिन के बराबर होता है, और जब आदमी हुक्मरान होता है तो वो समझता है कि बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। देखते देखते ही 3 साल गुजर गए हैं जी, चश्मे ज़दन में ही 3 साल गुजर गए हैं। और ये जो मसले मसाइल हैं हल करना है, और एक काबिल का मसला बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, इसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं और हमारा इंटरनेशनल रोल भी बढ़ सकता है। इस वक्त तो बतौर वज़ीर दाखिला हमने देखें ऑनलाइन वीज़ा किया है, बैकलॉग सारा ख़त्म किया है, डबल 1 डबल 2 ला रहे हैं, सारी चौकियां ख़त्म की हैं। फिर अल्लाह आपका भला करे, हम इसके अलावा 2000 कैमरे और लगाने जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी के मामला ठीक हो सकें, और चाइनीज सिक्योरिटी के में इजाफा कर रहे हैं। सो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इमरान खान की क़यादत में एक कलीदी किरदार होगा इंशाल्लाह। और हम देख भी रहे हैं शेख साहब, पूरी टीम मिलके बड़ा अच्छा काम भी करी है माशाल्लाह से। आपने काबुल की बात की है, गुज़श्ता रोज़ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक के बाद दीगरे 2 धमाके होते हैं, मुतअद्दिद लोग जान से भी जाते हैं और ज़ख्मी भी होते हैं। हम बारहा ये कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी, इसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कि अफ़गानिस्तान का अमन और पाकिस्तान का अमन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो कल काबुल में हमने धमाका देखा, उसके बाद पाकिस्तान में यकीनन सिक्योरिटी के खदशात किसी तौर पर बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये, आपको लगता है कि अफ़गान तालिबान के इस पोजीशन में है कि दाइश का बजाते खुद वो मुकाबला कर सके, इन चीज़ों को रोक सके? क्योंकि ये 11 दिन की अभी तक अबूरी हुकूमत थी जिसमें हमने देखा कि 2 धमाके होते हैं। देखें, दाइश से तो उनकी काफ़ी पुरानी लगी आ रही है, और ये अंधों को भी नज़र आ रहा था कि भाई इतनी बड़ा क्राउड है, कोई सुसाइड आ सकता है। और ख़ुद अमेरिकन बाइडन ने, सदर ने तो बड़ा वाजे कर दिया कि भाई हम 31 तारीख तक ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। अब ये तो ऐसी कंफर्म न्यूज़ थी उनके पास, जिसके बाद उनको एहतियाती तदाबीर में बेहतरी लानी चाहिए थी। और जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है जी, पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, तोरखम भी और चमन भी, और हमारे एयरपोर्ट्स पे वो कोई 2000 लोग आए हैं बाय एयरपोर्ट्स। इतने ही लोगों की हमारी और तैयारी है, अगर इमरजेंसी में कोई लैंडिंग हो और कोई डिप्लोमेट्स हों
तो 21 दिन का हम वीज़ा देने के लिए तैयार हैं ट्रांजिट। और हमारे पर महाजरीन का कोई बोझ नहीं है अभी तक। एंड सेकेंडली जो है कि 500-700 लोग ट्रांजिट हमारे एयरपोर्ट्स में हैं, वो उनके जहाज आते हैं, उनको ले जाते हैं। हमने इनखला के लिए एक तारीखी किरदार अदा किया और जिसका सेहरा जो है इमरान खान की हुकूमत और हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी आर्म एजेंसीज पे जाता है, आर्मी की, जिन्होंने कि बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की और किसी जगह कोई हमें शिकायत मौसूल नहीं हुई। तमाम पाकिस्तानी, समा के लिए सुबह सुबह यही खबर देना चाहता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों का इनखला हो चुका है। 35 से 40 लोग वहाँ खुद रहना चाहते हैं। सो उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहना चाहते हैं। चलें, ये तो बाकी तमाम पाकिस्तानी आ चुके हैं। ये 40 नहीं होंगे तो इधर दूर दराज कोई शमाली इलाके में 50 होंगे, लेकिन हमारे पास 30 की रिपोर्टिंग है कि वो उन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं आना। बहुत ज़बरदस्त बात की शेख साहब आपने, ये तो बड़ी वेलकमिंग चीज़ है। अच्छा, एक बार फिर ज़रा हम उन 3 साल कारकर्दगी की बात कर लें। मैं डैम्स के हवाले से, क्योंकि डैम जो है ना वो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम। तो मेरे ख्याल में असास प्रोग्राम और हमारे गरीब के लिए असास प्रोग्राम और मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में वाटर रिजर्व्स में इजाफा, ये सबसे बड़ा काम है। और ये किसी ने नहीं किया। तरबेला और मंगला के बाद ये दाशू और बादशाह जो हैं, और मेमन तो थोड़े दिनों में ही चल पड़ेगा। लेकिन इन डैमों से पाकिस्तान की जो बंजर ज़मीन है वो भी ज़रखेज़ होगी और बिजली भी सस्ती होगी। असल मसला बिजली की कीमत का भी है, क्योंकि बिजली महंगी है और हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। जो इस्तेमाल ना हो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, चाहे इस्तेमाल करें ना करें, ऐसे मुआहदे हुए हैं कि उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। सो अगर ये सस्ती बिजली जो है वो आ जाए तो फिर ये कम से कम बेहतरी के। और शेख साहब ये पता है, ये एक तीर से होंगे 2 शिकार, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली हमारी जो पानी की ज़रूरियात, बिजली की ज़रूरियात, तीसरी चीज़ जो उधर सरहद पार से धमकियाँ लगाते रहते हैं ना कि जी हम पानी बंद कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब है। उनको इस मंसूबों से बड़ी तकलीफ है। अल्लाह अच्छा करेगा, दुआ करें आप, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो हुकूमत साला कारकर्दगी के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अहम ये 3 साल रहे हैं। अगर हम देखें इनको तो ऑब्वियसली ये जो गवर्नमेंट का ये दावा है कि जी हमें एक ऐसा मुआशी निज़ाम मिला था कि जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था, कोलैप्स करने जा रहा था, उसको खड़ा करना। अब जब उसको खड़ा कर ही रहे थे तो फिर आपको याद होगा कि भारत से जो है वो बिल्कुल आई टू आई बॉर्डर पे मामलात शुरू हो गए और फिर अभिनंदन का जो भी मामला वो भी हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी पाकिस्तान को सुरखरू किया। और फिर उसके बाद कोविड की सिचुएशन आई, जब पूरी दुनिया, आप तनकीद कर सकते हैं और तनकीद जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, लड़ रही थी, यूरोप का बुरा हाल था, तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में वेंटिलेटर्स दस्तियाब नहीं थे। पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बहुत जो है बेहतरीन। फवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फवाद चौधरी साहब भी। फवाद साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे अभी शेख साहब भी कहते हैं कि जिस वक्त इक़्तिदार संभाला खान साहब जब आए थे तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था। माशाल्लाह कल जो हमने टीवी स्क्रीन्स पर देखा, जो कारकर्दगी बताई गई और जो आप लोगों ने प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पर काम किया वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार भी नहीं है। देखिए जी, बात यह है कि हम एक जमहूरियत में हैं, यहाँ पे ज़रूरी भी नहीं है कि सारे लोग एक ही बात करें और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो को तारीफ़ करे। और सिर्फ देखना यह है कि प्रोसेसेस हमारे जो हैं वो कैसे चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं। हमने देखें, पहली बात तो ये देखिए कि कोई और पार्टी और हुकूमत ये नहीं करती कि अपनी कारकर्दगी को इस तरह से पेश करे जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो सके, जिसके ऊपर एनालिसिस हो सके। आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी को भी तो 3 साल हो गए हैं ना सिंध में, तो हम ये उनसे भी तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बताएं कि 3 साल में उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि एक ट्वीट कर दें या ये तनकीद कर दें कि फलाने ने कुछ नहीं किया। आप बताइए कि कहाँ पे आपकी वजारत सिंध में कितना पैसा था, किधर गया, क्या प्रायोरिटीज थी, क्या था। हमने 251 सफ़ों की एक पूरा किताब जो है वो आपके सामने रखी है, उसको लोग पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो तारीफ भी कर सकते हैं। सो ये तो एक पहली बात यह है कि बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रवायत है जो इमरान खान की हुकूमत ने शुरू की है और जिसको बाकियों को उसकी तकलीद करनी चाहिए।
अच्छा फवाद साहब, इन 3 सालों में यू हैव बीन सर्विंग इन डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ और आपने हर महकमे में रह के वो मुश्किलात भी देखी हैं इन 3 सालों में। आप इंडिविजुअली कैसे इन 3 सालों का अहाता करेंगे? हम तो ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ के हमने देखा कि पहले इंडिया से छेड़छाड़ हुई, कोविड आ गया, आप लोगों को क्या मुश्किलात दरपेश आई एज ऑफिस बेरर्स? मुश्किलात तो जाहिर है जी, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल बैंकरप्ट जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली 2018 में, और उसके फौरन बाद हमें तो ये खतरा था कि अगर आपकी एलसीज का उस वक्त हिसाब हो रहा था, हम अपनी कमिटमेंट ही पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब ये बैंकरप्ट का मतलब क्या है? आप फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ बाहर से मंगाते हैं, आप तेल बाहर से मंगाते हैं, आप एलसी खोलते हैं, उसके पीछे स्टेट गारंटीज होती है। अगर बाहर हमारे पास इतना ही स्टेट बैंक में पैसे ही ना हो कि हम गारंटीज जारी कर सकें, तो जाहिर है हम तेल नहीं मंगवा सकते, हम चीज़ें नहीं मंगवा सकते। सो हम एक बिल्कुल बैंकरप्ट मुल्क थे, वहाँ से हमने इस मुल्क को लिया है। और आज 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुश्किलात के बावजूद कि कोरोना आ गया, फिर उसके बाद ये पुलवामा आ गया, और उसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन रही, उसके बावजूद वी हैव बीन एबल टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम जो आगे का सफ़र है वो आप उतना मुश्किल नहीं है जितना पिछले 3 साल। इंशाल्लाह। फवाद साहब लास्ट में कमेंट कर दें कि कल जो कारकर्दगी सामने रखेगी उसके बाद भी अगर आप आवाम से पूछे कि कोई एक चीज़, तो वो सवाल ही करते हैं कि महंगाई कब कम होगी, कब ऐसा है कि हम अखराजात बआसानी घरों के पूरे कर सकेंगे। तो एक आम शहरी की हैसियत से मेरा भी यही सवाल है। लेकिन ये पहली बात तो ये है कि जो महंगाई है ना, ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ है। मसलन जो एग्रीकल्चर का सेगमेंट है हमारा, वहाँ पे 1100 अरब रुपया एडिशनल गया है। ओवरऑल महंगाई 27% हुई है, लेकिन लोगों की आमदनी में इजाफा 37% है। लेकिन ये क्या है कि ये सेगमेंट्स में है। आप फॉर एग्जांपल जो किसान है, जब हम कहते हैं आटा महंगा हो गया है, तो हम ये नहीं बताते कि जो गंदम 1200 रुपए की थी वो अब 2000 रुपए की है। हम ये नहीं बताते कि जो गन्ना था जो 135 रुपए का था वो अब 300 रुपए के ऊपर बिकता है। हम ये नहीं बताते कि जो कपास है, मकई है, इनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है। तो ये किसान के में जो 60% हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। अब ज्यादा शोर हमें इसलिए ये महंगाई का आता है, एक तो जाहिर है कि सारे मीडिया के लोग जो हैं वो सारे तनख्वाहदार हैं। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, और मीडिया के सेठ तो बिल्कुल अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करने को तैयार नहीं है। अभी 70 करोड़ रुपया हमने मीडिया को रिलीज किया है, अभी भी लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। PMDA ये नहीं लाने दे रहे। वर्कर्स के हालात जो हैं मीडिया के वो बुरे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का जो मामला है, चूँकि जो मीडिया ने पेश करना है उनको महंगाई ज्यादा लगती है, और उसकी वजह से एक पूरा महंगाई का शोशा जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। अदरवाइज जो कंस्ट्रक्शन का लेबर है उसकी तनख्वाहें उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। हमारा जो टेक्सटाइल वर्कर है उसको जो है तनख्वाहों में उसके इजाफा हुआ है। इसलिए मेरा ख्याल है 70 से 75% लोगों के लिए आमदनी बढ़ी है, महंगाई उतनी नहीं हुई है। 20-25% लोगों के लिए महंगाई ज़रूर बहुत बड़ी है, और उनके लिए इक़दाम होने चाहिए। ठीक है फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और यकीनन आने वाले वक्तों में बेहतरी की उम्मीद है। हाँ, इस बात से आपके ज़रूर इख्तलाफ के 20 से 25% अफराद के लिए महंगाई बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ मीडिया वर्कर्स ही नहीं है जो इस मुल्क का हिस्सा है, बहुत सारे दीगर सेक्टर्स भी हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के इस पर तफसीली मुफस्सिल गुफ्तगू आपसे किसी दिन हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लें, इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। वैसे 1 साल बाद जब हमारी रिपोर्ट कार्ड आती थी तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ तो हुकूमत ने 3 साल रिपोर्ट कार्ड अपनी जारी की है। तो इसी कारकर्दगी और इसी रिपोर्ट कार्ड पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब ने। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्या समझते हैं, हुकूमत ने जितनी नौकरियाँ देने का वादा किया था, महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया था, घरों का वादा किया था, अब तक वो कहाँ तक पहुँची है? बात ये कि वादे तो मतलब बहुत लोग कर देते हैं इलेक्शन के वक्त, वो तो बात भी पुरानी हो गई है। लेकिन ये कि जो उन्होंने कहा था वादे कि हम नौकरियां देंगे, घर देंगे,
उसकी इब्तदा उन्होंने कर दी भी, और एक अच्छी इब्तदा कर दी है जो पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले कभी भी नहीं देखा 74-75 साल की तारीख में। जैसे सस्ता मकान आ गया है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आ गई है। बैंक्स जो हैं बिल्कुल भी हाउस फाइनेंस देते नहीं थे क्योंकि बहुत बड़े मसाइल थे, तो स्टेट बैंक के थ्रू जो है बैंकों को जो है आप कर्जे दे रहे हैं जो है मकान लेने के लिए। तो ये एक इब्तदा तो अच्छी हो गई है। कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया तो उससे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, इस चीज़ में इंसेंटिव्स दिए। रहा सवाल नौकरियों का, तो नौकरियां तो मैं हमेशा से खिलाफ हूँ। ये सरकारी नौकरी जो है टैक्स पेयर पे बोझ होता है हमेशा, और ये जो है अगर आप देख लें, चाहे सूबाई हुकूमतें हों, चाहे ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हों, आप इनको बिठा बिठा के खिला रहे हो और इनका आउटपुट कोई नहीं है। नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करना होता है कि नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर आपको पता है उसको रखता है जो काम के काबिल होता है या काम करना चाहता है। बिल्कुल। सरकारी नौकरी माशाल्लाह ऐसे होती है, हम खुद जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो है जो इंटीरियर से लोग हैं जानने वाले, उनके साथ 10-10, 8-8 जो है मुलाजिम घूमते हैं। वो 8-8 मुलाजमों को वो खुद तनख्वाह नहीं देते, उनको उन्होंने सरकारी मुलाजमत दिलाई होती है और वो घूम उनके साथ रहे होते हैं। तो इस तरह जिसे गोस्ट एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। तो मैं तो हमेशा से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, और जो काम करना चाहता है उसको मैं समझ रहा हूँ कि आज के टाइम पे काम मिल रहा है, और ख़ास तौर पे अनस्किल्ड वर्कर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो ज़राअत में हो। और नौकरी पेशा के लिए थोड़ी सी परेशानी ये ज़रूर आई हुई है कि जिस हिसाब से महंगाई हुई है उस हिसाब से उसकी तनख्वाहें नहीं। बिल्कुल, महंगाई की आपने बात की मुज़म्मिल साहब, तो मुआशरे इंडेक्स में बेहतरी की भी बातें होती रहती हैं, बढ़ती हुई एक्सपोर्ट के अदाद शुमार भी पेश किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही महंगाई की बात होती है तो हर एक का सवाल ये होता है कि जनाब वो कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, या ये पूछा जाता है कब कंट्रोल होगी। अगर सब अच्छा है तो फिर आवाम को महंगाई से निजात क्यों नहीं मिलती, ये जिन बोतल में बंद क्यों नहीं होता? देखिए, आपको ये समझना होगा कि आप आइसोलेशन में नहीं हैं। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके घर में सारे पुरसकून लोग रहते हो, मतलब कोई चीखता चिल्लाता ना हो, बड़ा अच्छा आपके घर का माहौल हो, लेकिन अगर आपके पड़ोस में जो है हर वक्त लड़ाइयाँ, शोर शराबा, ज़ोर ज़ोर से गाने बजते हो, तो वो जो है आपके घर पे भी बेसुकूनी आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से महंगाई जो है एक तो पैमाना होता है कि महंगाई आपकी मकामी होती है, जो आपको मकामी तौर पे चीज़ें तैयार होती हैं वो हुकूमत के बस में होती है कि वो हुकूमत को जो है उसको कंट्रोल करना होता है। और कुछ होती है महंगाई जो आपकी इम्पोर्टेड होती है, जो आप बाहर से लाते हैं और वो आपके बस में नहीं होती, जो आलमी मार्केट में उसके रेट होते हैं वो आपको पाकिस्तान में लाने होते हैं। मिसाल के तौर पे तेल हो गया, ये जो कुकिंग ऑयल हो गया, ये जो है बहुत सारा मेटल हो गया। आप समझ लें कि पाकिस्तान में इतनी बरामदाद और दरामदाद है कि तकरीबन 1.5 गुना का फ़र्क है। पाकिस्तान में अगर 25 अरब डॉलर की बरामदाद करता है पाकिस्तान, एक्सपोर्ट्स जिसे कहते हैं, तो हमारी दरामदाद 60 अरब डॉलर की है। तो अगर बाहर के मुल्क में महंगाई या रुपए की कदर में ऊंच नीच ज़रा सी भी होती है तो वो हम यहाँ पे महंगे दामों में उसको चीज़ों को देखते हैं। तो यही एक जॉब है, इस हुकूमत की भी यही जॉब थी, पिछली हुकूमतों की यही जॉब थी कि आपको बाहर से दरामदी माल पे इन्हिसार कम करना है और मुल्क में पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है। अब इस हुकूमत ने, देखें कल की खबर चल रही है, आप लोगों की भी नज़र से गुजरी होगी कि पाकिस्तान ने इस साल ज़्यादा मोबाइल फ़ोन अपने लिए ख़ुद बनाए हैं बजाय दरामद करने के लिए। आज से 2-3 साल पहले हमारे मुल्क में एक मोबाइल फ़ोन नहीं बनता था, अब हमने करोड़ों मोबाइल फ़ोन इस साल बना लिए। तो ये एक सफ़र शुरू हो चुका है और ये सफ़र एक रात का नहीं है, एक महीने का, एक साल का नहीं है, इसको सालों साल लगते हैं। लेकिन ये कि अब एक सही सिमत की तरफ चलना शुरू हो गए। अब ये अल्लाह करे कि इस सिमत की तरफ हम चलते रहें और आवाम में भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं पेशेंस करना पड़ेगा। कोई ऐसी जादू की वो नहीं है कि झप्पी नहीं है कि रातों रात जो है ये मसाइल हल हो जाए। मुज़म्मिल साहब, माशी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी ख़ित्ते की स्टेबिलिटी पे, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। हमने देखा कि जब जब कोई एंडीवर करने की कोशिश की इस हुकूमत ने, कोई ना कोई ऐसी एक्सटर्नल अफेक्ट हुआ है कि वो रुकी है, ख़ा वो बॉर्डर की सिचुएशन हो या फिर जो सबसे बड़ी है वो बड़ी ही साफ़ है, वाज़े है, वो कोरोना वाली बात थी। उसके रहते हुए भी अब हम इस स्टेज पे आए हैं कि शौकत तरीन साहब इज़ एक्सपेक्टिंग GDP रेट टू ग्रो
और जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया है, आपको लगता है कि वो टारगेट जो है जीडीपी ग्रोथ का वो रियलिटी पे मबनी है? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी जो घर पे बैठा उसके लिए, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ की एक आम आदमी पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ना, आम आदमी पे फ़र्क वो बताता है, इंडिकेट करता है कि फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ जो है ना वो आ जाए और फिर आम आदमी पूछे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ कि एक घर की आमदनी जो है उस घर में जो जितने कमाने वाले होते हैं उसको मिला कर आती है। तो जब वो सारों की आमदनी जमा होती है तो फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उनके घर का अनाउंस हो जाता है कि इस साल हमारे घर की आमदनी ये है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, शौकत तरीन साहब का टारगेट कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं है, 4.8% रखा है उन्होंने। जब वो आ रहे थे तो उन्होंने 6%, 6.5-7% की बात कर रहे थे। तो जब सीट पे आ जाता है बंदा तो फिर रियलिटी का पता लगता है। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब वो नहीं आए थे तो वो कहते थे कि इस हुकूमत ने इतना ज़्यादा रुपए की कदर गिरा दी और ये कर दिया, उससे कर्जा इतना बढ़ गया, उससे इतनी महंगाई बढ़ गई, ये गलत बढ़ाया। अब आप खुद देख लें कि पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से रुपए ने अपनी 10 रुपए कदर छोड़ दी। तो जब इंसान आता है तो उस वक्त जो है बोलना आसान होता है, जैसे मैं और आप भी अब बात कर रहे हैं तो हमें बोलना आसान है, लेकिन जब हम सीट पे बैठते हैं और जब रियलिटी और चैलेंजेस आते हैं तो फिर इंसान बेबस हो जाता है, उसको मैनेज करना होता है। तो अब ये ओवरऑल जो जीडीपी जो है अभी इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड माशी सूरत हाल है वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो जो उसके जो बेहतरीन होने के नुकसानात भी आ रहे हैं कि महंगाई की शक्ल में, क्योंकि मईशत एकदम तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारे पास खाम माल और चीज़ें नहीं थी, तो उसकी वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में खुली हैं चीज़ें, तो चाहे वो स्टील हो, चाहे वो जितना भी खाम माल हो, वो बहुत महंगा आ रहा है। आप हैरान होंगे सुन के कि जो बाहर से माल बरदार जहाज का कंटेनर का किराया $1,000 था, आज से 1 महीने पहले वो $4,000 हुआ। अब वो सुनने में आ रहा है कि $10,000 से ज़्यादा तो जाए। ऑब्वियसली जो जितनी भी वो हैं इंटरनेशनल चीज़ें भी अफेक्ट करती है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, हम हमारे साथ मौजूद, बता रहे थे कि किस तरीके से हम एक अच्छी राह पे गामजन हैं, इसी तरह रहे तो हम अच्छे तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हुआ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद बेन आदम सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और वैसे तो आप भी टर्किश ड्रामों की बड़ी फैन है ना? बिल्कुल, मैंने तो वो देखा था एरतुल गाजी, और बाकी उनके नाम पता नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने सारे टर्किश ड्रामे। और ये कितनी अच्छी बात है कि इन ड्रामास के ज़रिए, इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हम उन मुस्लिम हीरोज़ को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग जिनके बारे में ना नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक शायद उन्हें आइडिया भी नहीं है फैसल कि हमारी तारीख इतने हीरो से भरी पड़ी है। इतनी बेहतरीन तारीख है हमारी, और ऐसी ही तारीख का एक तारीखी नाम, ना सिर्फ सलेबी जंगों का फातेह, बल्कि वो अजीम मुस्लिम सिपह सालार के जिसने 6 लाख सलेबी सिपाही मारे, और सिर्फ तलवार और ढाल से नहीं बल्कि अपनी जहन से, फहमो फरासत से। इसके अलावा मिस्र को फतह किया, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं ज्यूल इन द क्राउन, वो है बैतुल मक़दस की फतह। सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीमुशान कारनामा इन्होंने सरअंजाम दिया था। मस्जिद अक्सा में जब वो दाखिल हुए थे तो वो मनाजिर भी बहुत ही ज़बरदस्त थे, और वहाँ दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से उन्होंने मस्जिद में रखा था। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि महक के एरतुल गाजी की तर्ज पे ही जो है ना वो इनका ड्रामा बनने जा रहा है। आज तक तो वो हुए थे, देखिए ना आगे ना एरतुल गाजी खूबसूरत, आज तक तो मूवीज़ बनी है। और ये बड़ी मशहूर मूवी का ये जो हम क्लिप भी दिखा रहे हैं, बहुत मशहूर मूवी का ये क्लिप है जिसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। वैसे हॉलीवुड से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, बट इस मूवी में बड़ा ज़बरदस्त पोर्ट्रे
किया है सलाउद्दीन अयूबी के कैरेक्टर को। सीरीज बनेगी उसमें अब क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कंपनी के प्रोड्यूसर काशिफ अंसारी साहब ने। काशिफ साहब बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वही बेसब्री वाली बात जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है मुझ समेत कि कब से इस ज्वाइंट वेंचर पर काम शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अपने एक मशहूर शो में मैंने बड़ी तारीफ सुनी आपके शो की। मैं बस चंद घंटे पहले ही तुर्की से वापस ह्यूस्टन टेक्सास पहुंचा हूं और आपके सवाल का सिंपल सा जवाब यह है कि इस पर काम शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के एंड में हम इसकी कास्टिंग करेंगे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह, और उसी वक्त तुर्की में भी शुरू हो जाएगी जो स्क्रीन टेस्टिंग होती है, ऑडिशन होता है। अप्रैल के एंड में या मई के पहले हफ्ते में, रमज़ान के पहले मेरे ख्याल अशरे में आपको इसकी पहली किस्त टेलीविजन पे नजर आई। ज़बरदस्त। काशिफ साहब ये बताइएगा कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो सबसे अहम उसका किरदार है, तो कौन है आपकी नज़र में, आपके जहन में? क्या पाकिस्तान से कोई अदाकार सलाहुद्दीन अयूबी का निभाएगा या फिर कोई तुर्क अदाकार होगा? देखिए, पहली चीज तो मैं यहाँ थोड़ी तस्दीक कर दूं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई ड्रामा नहीं है। आप लोगों ने अब तक बेशुमार तुर्की ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे और यहाँ के और वहाँ के ड्रामे देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन पहली चीज तो ये दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले कि ये कोई ड्रामा नहीं और ना बिजनेस का कोई प्रपोजिशन है या किसी किस्म का कोई बिजनेस वेंचर है कि जिसके अंदर मुझ जैसे डॉक्टर, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जुनैद अली शाह, और तो मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन है पाकिस्तान के, वो मेरे पार्टनर हैं। तो हम लोग जो इसमें शामिल हुए, ना तो हम बिजनेस के लिए आए हैं और ना हम कोई ड्रामा बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमें बिजनेस करना होगा तो हम वही काम करेंगे जिस काम के लिए हमने तालीम हासिल की है, और वो डॉक्टरी का है। मैं अमेरिका में डॉक्टरी करता हूँ, शाह साहब पाकिस्तान में डॉक्टरी करते हैं। और अगर ये ड्रामा बनाना होगा तो ड्रामे के तो बड़े मजीद टॉपिक्स भी मौजूद हैं और मामलात भी हैं और प्लेटफॉर्म भी हैं। ये एक मिशन है, ये एक तहरीक है, ये एक सोच है, और ये वो सोच है कि जो पिछले 856 बरसों से सलाहुद्दीन अयूबी के जाने के बाद दफन होके रह गई है। और अलमिया ये है कि गैर मुस्लिमों को तो छोड़ ही दिया जाए, इवन हमारी 10, 20, 22 नस्लें जो इस दौरान गुजर गई हैं, उन नस्लों सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में नहीं पता। और पिछले 40-50 बरसों में जो कि मगरबी मीडिया ने मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पे इस्लाम को लेकर के जो मजाक उड़ाया है और जो उसकी तस्दीक की है, हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के और अपने चाय खानों में बैठ के उनको बुराइयां करना और रोडों पे निकल के प्लेकार्ड ले जाना और टायर जला देना और फला मुल्क का जला दो और फला मुल्क के खिलाफ नारे लगा दो, इस हमने पिछले 40-50 बरसों में बहैसियत एक मुसलमान कुछ भी नहीं किया। तो असल मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरी तहरीक का, इस पूरे मिशन का, वो ये है कि पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि मजहब आपको एक दूसरे के करीब लाता है, ना कि दूर ले जाता है। और इस्लाम वाहिद मजहब है कि जिसमें के अक़लियतों के हुकूक, उनकी मौजूदगी और उनकी जो उनके मजहब के हिसाब से जो तालीमात हैं उन पर अमल करने की मुकम्मल गारंटी देता है। और जो सालों तक सबसे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में करके दिखाया, फिर उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने, हजरत उमर फारूक का ज़माने को हम नहीं भूल सकते, हजरत अली के ज़माने को हम नहीं भूल सकते, इसी तरह उसको कंटिन्यू करते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कई दिहाइयों तक इस चीज़ को प्रैक्टिस किया, इस चीज़ को दिखाया। और जिस वक्त वो जिस तरह से आपने अर्ज़ किया, फैसल भाई आपने फरमाया कि वो जब एंटर हुए बैतुल मुक़द्दस में तो वहाँ पर क्रिश्चियन औरतें अपने सरों को गंजा कर रही थी, अपने चेहरों को ढांप रही थी और खामोशी से शहर से फरार होने की कोशिश कर रही थी। तो इन्होंने एक औरत का हाथ पकड़ के ये कहा कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हूँ और मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मैं उस नबी को मानता हूँ जो अक़लियतों के हुकूक की जमानत देता है। तो तुम्हें ना तो शहर छोड़ने की जरूरत है, ना अपने बाल कटवाने की जरूरत है, ना तुम्हारी इज्जत को कोई खतरा है, ना तुम्हारे मजहब को कोई खतरा है। आज जरूरत इस अमर की है कि पूरी दुनिया ये जान ले कि अगर सलामती चाहिए, अगर तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, अगर तुमको अपनी इंसाफ चाहिए,
तो फिर कुरान और सुन्नत और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी को गुजारो, और वही चीज़ है। अच्छा काशिफ भाई, जैसे कि आपने ये भी जिक्र किया ना, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है बल्कि वो तहरीक है जो कि हमारे अंदर भी खलिश थी कि किस तरीके से उस मगरबी दुनिया को ये बताएं कि जो आप एक अरब का बद्दू का किरदार पेश करते हैं और उसको ह्यूमर के अंदाज में पेश करते इतने सालों से, उससे कहानी अक्सर मुख्तलिफ है। जैसे कि आपने कहा कि और बहुत ही आइकॉनिक ये पूरी लेजेंडरी कहानी है पूरी, क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक वाक़े का आपने जिक्र किया, एक वाक़ा मुझे याद आ रहा है कि जब वो दाखिल हुए और आपने कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, जब वो बैतुल मक़दिस में दाखिल हो रहे थे, जितनी भी वहाँ पे अक़लियती जो भी चीज़ें थी, जो क्रॉस था और ये सारी चीज़ें थीं, उन्होंने उसको गिराया नहीं, तोड़ा नहीं, बल्कि बड़ी ही इज़्ज़त के साथ उसको वहाँ से मूव किया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब वो एंटर हो रहे थे तो जो ईसाई सिपहसालार था वो भी बड़ा खौफ का शिकार था, उसको भी उन्होंने ये कहा कि आई एम सलाहुद्दीन, कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करने जा रहा कि जिससे आपके जो यहाँ का अमन है वो तहबाला हो। तो ये तहरीक, ये रेवोल्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दोनों ममालिक में, तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी इसकी शूट होगी, कौन से वो आप मुकामात हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे, ज़रा ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री का पहला जो सवाल किया था मुझसे कि जनाब कौन से एक्टर्स होंगे, मैं उसका जवाब, देखिए ये एक्टरों का काम नहीं है, ये उन लोगों का काम है जो इस तहरीक पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और जो अपनी जिंदगियों में वो तब्दीली लाने के लिए तैयार हैं या ला चुके हैं, जो उनको उन किरदारों को अदा करते वक्त उसकी अक्कासी हो। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको आप जैसे समझदार लोग और आपके सुनने वाले और समझने वाले, देखने वाले लोगों की समझ में शायद ये बात बहुत अच्छी तरह आएगी कि ये एक ड्रामा सीरियल नहीं है। ये उन लोगों को जो आपने फरमाया कि कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी और कौन कौन से एक्टर्स होंगे, पहला पूरा सीरियल तुर्की में शूट होगा। उसके लिए से एक फिल्म सिटी तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। उसके लिए जगह हम कुछ जगह दो तीन जगह मैं देख कर आया हूँ, डॉक्टर शाह भी मेरे साथ थे और हमने कल ही देखी है बल्कि वो, और बकिया 12-13 जगह और देखनी है जो आइंदा 15-20 रोज के अंदर उसमें से एक फाइनल कर देंगे। वहां पे बकायदा फिल्म सिटी तैयार होगा, सेट तैयार होगा इंशाल्लाह, और आपको हैरत होगी ये सुन के कि 2 से 3 महीने में ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब सेट बनने का। अब जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है उसमें ज्यादातर तुर्की के एक्टर होंगे। पाकिस्तान से हम ओपन मेरिट के ऊपर ऑडिशन लेंगे और उन लोगों को जो इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह को समझते हैं, इस पूरी तहरीक की रूह को समझते हैं, वो हमारे इस ड्रामे का मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पे ईमान रखते हुए इस बात को आपको बता दूं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का ये सबसे बड़ा ड्रामा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका मकसद बड़ा है। मकसद है कोएग्जिस्टेंस, मकसद है कि आओ कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें, आओ मोहब्बत की बात करें। तुम किसी और मजहब को पूछते हो, कोई मसला नहीं, हम किसी और मजहब को मानते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ तो ग्राउंड्स हमारे कॉमन है ना, आओ हम उन ग्राउंड बात करें। हम एक साथ जिंदा रह सकते हैं ना, हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं ना, इंसान का खून इंसान का खून। बिल्कुल। और काशिफ साहब, इस चीज़ की इस वक्त में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल हम देखते हैं ना कि हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना नजर आता है, तो अभी के टाइम पे इस तरह की चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया गुफ्तगू कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी टीवी स्क्रीन पर इस मिशन को और इस सोच को फैसल देख पाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक जनाब। आपको याद होगा कि हमने चंद रोज पहले आपको कौमी असम्बली में पेश करदा रिपोर्ट से मुतालिक बताया था, जिसके मुताबिक मुल्क के 29 बड़े शहरों का पानी आलूदा हो चुका है। अब आपको बताएंगे कि कराची की तकरीबन 150 यूनियन काउंसिल्स में 95% पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज नहीं है जनाब। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है फोकल पर्सन एंड टेक्निकल मेंबर इंसदाद निगलेरिया टीम शकील अहमद साहब का, जिनके मुताबिक जून में कराची की 150 यूनियन काउंसिल्स में तहकीक की गई है। तो शकील साहब को हमने स्टूडियो मधु किया है, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए शकील साहब। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रिसर्च आपने की है ये किन बुनियादों पर की,
कितनी यूनियन काउंसिल से, कौन कौन सी यूसी से आपने सैंपल इकट्ठे किए, क्या कुछ इंकशाफ हुआ? ये कोई रिसर्च नहीं था, सिंपली एक क्रॉस सेक्शनल एक चेकअप करके हमारे पास पानी जो हमें सप्लाई हो रही है घरों में वो क्या सिलसिला है। तो इसमें तकरीबन हमने 18 टाउन है हमारे कराची के, तो हर टाउन में से हमने मेजॉरिटी ऑफ यूसीज़ को कवर करने की कोशिश की है और तकरीबन 178 यूसीज़ हैं, जिसमें 150 यूसीज़ हमने सैंपल जो है वो लेकिन ये घरों से और जो पंपिंग स्टेशन से वहाँ से उठाए थे। तो उसमें से तकरीबन 95% जो है वो था कि उसमें किसी हद तक जो है वो कंटेमिनेटेड था। अब ये किसी में लेवल ज़्यादा था, किसी में लेवल कम था, और जब वाटर कंटेमिनेट हो तो फिर इसकी वजह से बहुत सारी जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उसकी फिर आउटब्रेक्स होती है, जैसे गैस्ट्रो हो गया, इसके बाद हेपेटाइटिस ए है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ में ही आती हैं। तो उसकी वजह से अक्सर पेट जो पाकिस्तानी स्पेशली कराची के पेट ख़राब होता है, तो मेन रीज़न यही होता है। जब हम कंटेमिनेशन की बात करते हैं, जो आम आदमी घर में बैठा उसको ज़रा बताइएगा, पानी आलूदा होने का मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ों की मिकदार बढ़ी हुई है? देखिए, जहाँ तक पानी के आलूदा होने का ताल्लुक है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो वाटर बोर्ड ज़िम्मेदार है पानी हमें घर तक सप्लाई करने का, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। जब कलरी से या हब डैम से पानी आता है तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो फिज़िकली भी और केमिकली भी ट्रीट करके वहाँ से तमाम की तमाम कंटेमिनेशंस को रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वहाँ से घर तक पहुँचने में एक पाइपलाइन का बहुत कलीदी किरदार है कि पाइपलाइन में पानी वो डालते हैं, डालने के बाद होता क्या है कि कुछ हमारे पास जो ग्रेबर्स हैं या जो ऑक्यूपायर जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छोटी छोटी आबादियाँ बनाई हुई हैं, वो उसको तोड़ देते हैं। अच्छा, वहाँ तो फिर वो कनेक्शन अपने इलाकों में लेने की जगह हमें पानी मिले, वो वहाँ से पाइप इलीगली डाल देते हैं। अब जहाँ से पानी जो है वो पाइप तोड़ते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्ली ज्वाइंट नहीं करते। अगर करीब से कोई वहाँ से नाला बह रहा हो, जी बिल्कुल, कहीं से कोई सेवरेज लाइन जा रही हो तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा। वाटर बोर्ड वाले तो बतमैन समझिए हमने तो अपने पास से बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर भेज रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, ये तो हमारी कम्युनिटी का फॉल्ट है कि हमने क्या कर दिया ये। उसके बाद आगे होता ये है कि अक्सर जगहों पे पानी की पाइपलाइन और सेवरेज की पाइपलाइन दोनों साथ साथ चल रही होती है, और कराची में पानी 24 आवर्स नहीं आता। अगर 24 आवर्स आए तो कितना ही उसके सामने से अगर आप जो है वो सेवरेज लाइन के अंदर से पानी की पाइपलाइन गुजार दें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी बाहर फेंकता है और उसकी वजह से जो बाहर का गंदा पानी वो अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी का फ्लो कम होता है या पानी बंद कर देते हैं तो जितना भी साथ में पानी जमा हुआ होता है जो कंटेमिनेटेड होता है वो सारा का सारा पाइपलाइन के अंदर चला गया। सही। तो जो ज़्यादातर जो इसका रीज़न है वो हमारे जो मैन मेड है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो अपनी आसानियों के लिए इस पानी को कंटेमिनेट कर देती है, और फिर ब्लेम जो है वाटर बोर्ड को और अल्टीमेटली हेल्थ डिपार्टमेंट को, जी कि हमारा पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उसे सही ट्रीट नहीं किया और उसके बाद एक्सीडेंट होता है रोड पे और तशद्दुद होता है डॉक्टर पर, जी कि हमारा बंदा जो है मर गया। अभी अक्सर वो क्लिप चल रहा होता है कि जी कि वो थ्रिल में आके जो है मोटरसाइकिल दौड़ा रहे होते हैं और वो एक्सीडेंट हो जाता है और नज़ला किस पे गिरता है, बच्ची की गलती नहीं देखते, वही देखते हैं कि डॉक्टर ने इसको ट्रीट नहीं किया। लेकिन शकील साहब देखिए, कोई चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि जनाब अवाम हमारी ऐसी है या ये करिए वो करिए, कोई चेक एंड बैलेंस कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें, ख़त्म ना कर सकें लेकिन किसी हद तक रोक तो सकते हैं। और ये बात करिए माफिया को कंट्रोल करने की, देखिए माफिया को तो हमारे जो दावेदार थे वो कंट्रोल नहीं कर सके, पॉइंट आउट करने में आप हाथ खड़े करें जी। लेकिन जहाँ तक हम अपने प्रॉब्लम को लेके चलते हैं तो ये एक जो है प्रोसेस है कि अगर इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सही चीज़ प्रोवाइड करें, वहीं यूज़र्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ को किसी हद तक जो है प्रोटेक्टेड रखें। शकील साहब, क्योंकि वक्त गुज़र, मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप इंसदाद निगलेरिया टीम का जो है बड़ा अहम हिस्सा हैं, तो निगलेरिया भी बहुत ही ऐसी बीमारी है कि जो समझ नहीं आ रहा कि लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, नाक के ज़रिए वो जा रहा है, ब्रेन ईट कर लेता है वो और उसके बाद बंदा ख़त्म हो जाता है। तो इसके इंसदाद के लिए क्या किया जा रहा है, इलाज मुमकिन है इसका? देखिए, इलाज तो जिस लेवल पे आता है केस हमारे पास मुमकिन नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या कि वर्ल्ड में कहीं भी जो है इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, जिसे कहते हैं 100% जो है क्यूरेबल नहीं हो। अगर टाइमली रिपोर्ट हो जाए हॉस्पिटल में, फ़ौरन चेक हो जाए, तो फिर इस सूरत में बचने के चांसेस होता है। इसमें मेरे ख्याल से शायद कोई 10+ केसेस अब तक पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसके सिक्योर हो सके। मतलब ज़्यादातर ये वाहिद
डिजीज़ है कि अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो हम 100% जो है वो उसके लिए दुआ फातिहा पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जी अब इसके बचने के चांसेस नहीं है। इवन एक कैंसर में भी चांसेस होता है कि बच्चा बच जाएगा, लेकिन इसमें चांस नहीं है कोई। लेकिन जहाँ ये इतना ज़्यादा लीथल है तो वहीं इसके जो है वो इसके जो प्रिवेंशन जो है वो बहुत इजी है। अच्छा, ठीक है कि जहाँ हम इतना सारा खर्चा कर देते हैं कि ये कि हम लीटर्स के हिसाब से पानी जो है वो परचेज करते हैं और परचेज का ड्रिंकिंग वाटर हम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस ड्रिंकिंग वाटर के साथ अगर हम पोर्टेबल वाटर जिसे नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं, अगर उस पर थोड़ी सी एहतियात ये कर लें। एक्चुअली उसके लिए इंसान को अगर जो घर में पानी आ रहा है ना खुसूसन टैंकर्स के थ्रू, उसमें आपको अपने लिए एहतियात करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे अहम इशू पर। अभी बढ़ते हैं लाहौर है। लाहौर की बरकत मार्केट में यंग डॉक्टर्स नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस ने शेलिंग कर दी। और उसामा दुर्रानी वहीं मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसामा, इस वक्त भी सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे? जी बिल्कुल, 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और जो मेडिकल के तलबा हैं और तालिबात हैं वो अपने जो मुतालबात हैं उनके हक में मुजाहिरे कर रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस एक तरफ तो एग्जाम भी हो रहे हैं मेडिकल के, वो सेंटर में दाखिले की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उनको रोका है और शेलिंग की, आंसू गैस भी इस्तेमाल किया है और मुजाहिरीन जो हैं वो हट नहीं रहे। और अभी तक कोई भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई शख्स अभी तक इनके पास नहीं आया है। पुलिस ही अपने तय जो है वो मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है गाहे बगाहे, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। जी बहुत ही इस वक्त जो मनाजिर देख रहे हैं हम लाहौर से, और एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज अब मज़ीद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। उसामा, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। तो जनाब उसामा हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। ये खबर है जिससे मुतालिक आपको बता रहे हैं मुजाहिरीन की एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिले की कोशिश, और जनाब इस वक्त पकड़ धकड़ और मार कुटाई का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई है। लाहौर की बरकत मार्केट जहाँ पर यंग डॉक्टर्स का इस वक्त एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हुई है। अहम रोड है ये लाहौर का और इस वक्त वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रवा दवा होती है। मुजाहिरीन की एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिले की कोशिश और इस कोशिश को रोका गया है। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई हुई है, लाठी चार्ज हुए हैं। जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये जो सूरत हाल लाहौर में पैदा हो गई है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। हालात कर देते हैं भटकने पे मजबूर, घर से निकला हर शख्स आवारा नहीं होता। अब हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हिम्मत वाली कहानी भी है, बुलंद हौसला भी है, लेकिन कहीं कहीं बहुत तकलीफ़देह भी है। और ऐसी कि हम जब अभी ये देख ही रहे थे तो यकीन जानिए कि आंखों में आंसू भी हैं और दिल गिरफ्ता भी बहुत ज़्यादा है। ये लाहौर की एक रिहायशी हैं, ये मेडिकल की तालिबा हैं और ये बेरोज़गारी के बायस क्या काम कर रही हैं, जोकर का रूप उन्होंने धारा हुआ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी खातून को इस तरह के रूप में देखा, क्योंकि हमेशा हमने मर्दों को देखा ना कि मर्द हमें इस तरह से जोकर के रूप में नज़र आते हैं। उनकी भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन आप देखिए खातून वो मतलब उनकी मुश्किलात का शायद हम लफ्ज़ों में अहाता नहीं कर सकते। इन्होंने पहले मास्क लगाया ना, ये हंसता हुआ मास्क है, लेकिन इस हंसते हुए मास्क के पीछे जो उदास चेहरा था उसको हमारी तो दुआ है, कोशिश है कि खुदा ताला जल्द अज जल्द इनकी परेशानी दूर करे। परेशानी ये है कि इनका नाम साइमा, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है और तमाम तर जो घर की ज़िम्मेदारी है अब साइमा के कांधों पे आ चुकी है। तकलीफ़ इस बात की है कि साइमा ये नहीं करना चाहती थी जो कर रही है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन शायद ये ख्वाब अधूरा रह जाएगा, हाकम बदहन, क्योंकि घर का खर्च है, माँ बीमार है और इलाज उसे खिलौने बेचने पर मजबूर कर रहा है। पहले हम आयशा तक की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी मुलाकात इस बाहिम्मत खातून से भी करवाते हैं।
मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। पहले अपने बाबा जो ख्वाब देखते देखते कब्रों में चले गए, उनके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी ख्वाहिशात ने दम तोड़ दिया। जब कोई भी आसरा नजर ना आया मुझे, कोई रिश्तेदार या कोई बहन भाई साथ खड़े होने के लिए दूर तक नजर नहीं आया मुझे, तो मैंने ये लिबास पहना और मैंने अल्लाह की दी हुई शक्ल जो है उसको बेशक्ल करके इस तरह इस गेटअप में मैं बाहर आ गई। जब घर से निकली इस गेटअप में तो मैंने अपने बहुत से भाइयों से थप्पड़ भी खाए। मैं भी इस मुल्क की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी, किसी की बहन हूँ। कोई मुझे यहाँ तमाचा रसीद करता और कोई मेरी विग खींच लेता, कोई मुझे यहाँ से खींचता और कोई बहुत से बुरे और मतलब ना कहने और सुनने वाले जुमले मुझ पे कसता। मेरा नाम साइमा है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। रेंट पे रहते हैं, पहले कभी अपना था वालिद तब मेरे जिंदा थे। ख्वाब थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं बहुत सी ख्वाहिशें लेके घर से निकली। जब मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि मेरे ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा तो चलो मेरी ये बेटी पढ़ के एक अच्छी डॉक्टर बन जाएगी। और मुझे भी एक ज़ाहिर है हर लड़की का एक ख्वाब होता है, मुझे भी एक ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, एक डेजिग्नेशन हो, एक इज्जत हो, मैं जहाँ से गुजरूँ लोग मुझे मतलब अपने जो भी है एक रिस्पेक्ट होगी अलग ही। जॉब का भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे पाकिस्तान में, बड़ी तकलीफ, बल्कि मेरे लाहौर में बड़ी तकलीफ का सामना करते हुए मैं एक दिन आया कि मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैं घर से ये सोच के निकली कि मैं भीख मांग के अपनी वालदा की मेडिसिन लेके आऊंगी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, उससे बेहतर ये है कि ये कर लिया जाए। रेस कोर्स के बाहर मैं इसी तरह इसी गेटअप में खड़ी हो जाती हूँ और लोग मुझे 5-5, 10-10 रुपए देते हैं। मेरा नाम क्या, मेरा मुकाम क्या, मैं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं एक लड़की हूँ, मुझे ये भी याद नहीं रहता कि मैं एक ऐसे घराने से हूँ जहाँ मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और मेरे हालात ने मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे जोकर बना दिया। मैंने अपनी वालदा को 2-2 दिन भूखे देखा। कोई नहीं होता था कि कोई इतना ही कह दे कि हम आज अगर भूखे सोए हैं तो कल वो हमें खाना दे देंगे। हमारे मोहल्लेदार गवाह हैं इस चीज के कि हम भूख में सोते रहे हैं माँ बेटी, और हमने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बहुत मशहूर डायलॉग है वो ये है कि बिहाइंड एवरी स्वीट स्माइल देयर इज़ अ बिटर सैडनेस दैट नो वन कैन एवर सी एंड फील। यानी कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दुख है जो ना कभी कोई देख सकता है और ना कोई महसूस कर सकता है। साइमा हमारे साथ मौजूद है। साइमा, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साइमा, मैं आपसे यही पूछना मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, जिस तकलीफ़, दुख और दर्द और जितनी मुश्किल से आप गुजर रही हैं, ये मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। एक हंसता हुआ मास्क लगाना, उसके पीछे एक रोता हुआ चेहरा, बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारे चैलेंजेस, लोगों की बातें। मैं चाहूँगी आप अपनी ज़ुबानी मुझे बताएं, ये सफ़र शुरू कब हुआ, आपके घर के हालात, आपके वालिद साहब की डेथ। यकीनन बाप घर का वो साया होता है कि कहते हैं कि जब तक बाप का साया ना, बेटा हो या बेटी, वो अपने आप को महफूज समझता है। तो प्लीज़। अस्सलाम जी, मेरा नाम साइमा है, मैं लाहौर से हूँ और हम रेंट पे रहते हैं। मतलब मेरे वालिद की डेथ के बाद मेरे 2 भाई फोत हो गए और ड्यूरिंग प्रोसेस मतलब घर के हालात डे बाय डे डाउन होते गए। मतलब इस तरह के हालात आ गए कि मुझे और वालदा को फाके भी काटने पड़े। मतलब
मैं स्टूडेंट भी थी और मैंने फिर सोचा कि मुझे अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मुझे जॉब करनी चाहिए। तो जॉब की तलाश में मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे गई, डिफरेंट जगह पे गई, इंटरव्यू दिए। कुछ जगह पे मुझे ख़ुद को सूट नहीं कर रहा था, कुछ जगह पे मुझे ऐसा माहौल नहीं सूट कर रहा था और कुछ टफ टाइमिंग की वजह से मैं जॉब ना कर पाई। लेकिन एक जगह मुझे कॉल आती है जो मुझे सूट करती है, तो वो कहते हैं कि जी आप जॉब कर सकती हैं, टाइमिंग आपकी मर्ज़ी से होगी बिकॉज़ कि आपकी वालदा बीमार है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है कि जल्दी चले जाएँ, 1 घंटा उससे कुछ नहीं होता। तो मतलब मैं जॉब स्टार्ट कर देती हूँ, तो मतलब 3-4 माह अच्छी मतलब जॉब चल रही होती है और उसके बाद ये कि मुझे डिफरेंट किस्म की ऑफ़र आना शुरू हो जाती है ऑनर की वजह से। मतलब कि आप मेरे साथ एज ए पर्सनल सेक्रेटरी जो है मेरे साथ बाहर खाना खाने जाएंगी और मेरे साथ आप घूमे फिरेंगी भी, ये आपकी जॉब की मतलब ये भी रिक्वायरमेंट में ही है। ये पहले मैंने इसलिए क्लियर नहीं किया कि मैं चाह रहा था कि आप सेटल हो जाएं, लेकिन आज नाउ टुडे मेरे आप मेयार पे पूरी उतरी हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मज़ीद अपने मतलब क्लोज़ कर सकूँ। यहाँ तक कहा गया कि आप मेरे साथ फ्रंट पे बैठें। एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी ये मेरी वाइफ़ हैं, ये मेरी मिसेज़ हैं, मतलब इस तरह के अल्फाज भी बोले गए। तो मैंने कहा सर ये मेरी भी फैमिली देख सकती है, ये चीज़ तो मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है। तो मैंने फिर सेम डे ना 26 थी डेट और 31 को मेरी सैलरी क्लियर होनी थी। तो 26 को मैंने ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, मेरी वालदा बीमार है कि वो वेट करती रहें और मैं बाहर होटल में खाना खा के चली जाऊँ और आप मुझे गाड़ी पे पिक ड्रॉप दें, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती। तो वो फिर आगे ये कहा गया कि आप जैसे लोगों को हाथ से बाहर हो जाते हैं, जिनको इज़्ज़त देने की हम कोशिश करते हैं वो इज़्ज़त लेते नहीं हो आप लोग, तो आप लोग छोटी और घटिया सोच में महदूद रह जाते हो। इससे भी ज़्यादा अल्फाज कहे गए जो शायद पेनफुली हैं। तो मैंने सेम डे ना मतलब ये फ़ैसला किया कि मुझे अगर सैलरी क्लियर होती है तो मैं नेक्स्ट डे कभी भी नहीं यहाँ पे आऊँगी। मेरे साथ एक और क्लिक होती थी और मुझे उन्होंने पहले ही बताया था कि साइमा तुम्हारे साथ भी यही सेम सीन होने वाला है जो मेरे साथ हुआ है। तो आज मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ कि मुझे सर की बात नहीं माननी पड़ती है, मैं फ़िज़िकल रिलेशन में भी हूँ और सर के साथ, तो ये चीज़ें तुम्हें भी करनी पड़ेंगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा था ऑलरेडी कि यू विल डू ऑल समथिंग ना, कि जॉब में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उसमें ख़ुद को आप मतलब गिरवी रखने वाली बात कि हम मतलब मैंने उनको अपने आप को वहाँ पे गिरवी रख दिया कि मैं उसकी प्रॉपर्टी हूँ, वो जैसे मर्ज़ी यूज़ करे ना। इसका मतलब यही है कि आई विल डू इट ऑल समथिंग, मेरी जॉब है, मैं कुछ भी करूँ, मेरा बॉस कुछ भी करवा सकता है, मुझे वो साथ लेके घूम भी सकता है, बंद कमरे में भी बुला सकता और है। तो जब मैंने वो इस चीज़ को आपने फिर एक्सेप्ट नहीं किया और ये आपकी बड़ाई है। खैर मुझे ये बताइए साइमा कि आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ, आपकी वालिदा को बीमारी क्या है और कि जो आप डॉक्टर बनना चाहती थी तालीम आपकी क्या है, क्योंकि हमारे साथ सारिम भाई भी बैठे हुए हैं, हम ज़रूर किसी न किसी सल्यूशन पे तो निकलेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बताइए आप। सर मेरे फादर 2016 में फ़ौत हुए और 2016 में मेरे फादर फ़ौत हुए, जी बिल्कुल कंफर्म है, 2016 में मेरे फादर फ़ौत हुए और 2018 के स्टार्ट में मेरा एक भाई फ़ौत होता है बड़ा हार्ट अटैक से, और बिल्कुल 2 माह बाद, अभी हम उसका दर्द नहीं भूले थे, अभी उसकी मैयत को नहीं हम भूल पाए थे कि 2 माह बाद मेरा छोटा भाई फ़ौत हुआ। 24 साल उसकी उम्र थी। तो मतलब ये 3 साल के अरसे में घर से 3 मेंबर चले गए और हमारे लिए एक बहुत बर्डन जो है वो आ गया। सिस्टर्स मेरी मैरिड है, अपनी अपनी फैमिली में है। तो वालिदा भी हार्ट अटैक हुआ उनको इसी दौरान, तो वो और डे बाय डे वीक होती गई। और मेरी वालिदा को सर कार्डियक इशू है, 2 अटैक हुए हैं उनको, और उनका डायबिटीज़ इशू भी है, उनकी शुगर समथिंग 350 से नीचे आती ही नहीं थी, अभी 280 अब की रूटीन है। और उनके सर ये लेफ़्ट साइड पे चेस्ट की बिल्कुल बैक साइड पे ना एक स्टोन टाइप कह सकते हैं, गर्ड टाइप बन गया जो रिलीज़ होता रहता है, उसमें से बस लिक्विड रिलीज़ होता है जो बड़ा स्मेल टाइप होता है। तो वो उनके इलाज के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं फादर और भाइयों के बाद कुछ करूं, कोई जॉब करूं। जॉब का एक्सपीरियंस मुझे 2 जगह से डिसाइड करता है, तो तब मैं बुरी तरह डैमेज होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सही। तो मतलब मेरी वालिदा मेडिसिन से भी बैठी होती थी। अल्लाह। तो अच्छा, और ये अब आप
मुझे बताइए, क्योंकि अल्फाज जो है वो कम पड़ते जाते हैं जब हम तकलीफ का अहाता जब हम अपने आप से शिकवा करते हैं कि आज हमें खाना अच्छा नहीं मिला, आज हम सड़क पे गए तो ट्रैफिक ज़्यादा मिला। लेकिन अगर निकल कर देखें वो शाकी अफराद, तो कितने दुख हैं इस दुनिया में। जिस तरह आप बयान कर रही हैं, पहले वालिद साहब फौत हुए, वालिद के बाद जो बाप का साया बनकर आता है ना, वो भाई होते हैं। एक भाई गया आपका, फिर छोटा भाई सबसे लाडला होता है, वो भी आपको छोड़ के चला गया। उसके बाद जो माँ होती है, वो कहते हैं कि कई माएँ ऐसी होती हैं कि जो बाप बन के फिर जो है वो साया बनती हैं। लेकिन वालिदा भी जो है आपकी वो इतनी बुरी सिचुएशन में है। लेकिन मेरे लिए अब तक जो सबसे अहम जुमला है ना आपका, वो ये है कि जब आपने अपने जो बॉस थे, जिनको बॉस कहना भी नहीं चाहिए, जब आपने कहा कि सर शूट नहीं करता कि मैं आपके साथ बाहर बैठ के हलवे मांडे खाऊं और मेरी माँ जो है वो अंदर बीमार रहे, ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। ये मुझे बताइए अब कि जब आप ये जोकर का जो भी आपने लिबादा गेटअप किया, आप बेचती हैं ये सारी चीज़ें और सब कुछ करती हैं, लोगों का रिस्पांस क्या आता है साइमा? क्योंकि मैं पैकेज देख रहा था, हम सब ने देखा, लोगों का रिस्पांस क्या आता है? लोग आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? जो आपने अभी एक मर्द जो भेड़िया नुमा है ना, उसका ज़रा आपने जिक्र किया ना, अब ज़रा उन लोगों का जिक्र कीजिए जो आपके साथ सड़क पे जो आपको रिएक्शन देते हैं। सर स्टार्ट में जब मैं घर से निकली ना, तो मैं एक कॉर्नर पे खड़ी हो गई। मतलब मैं बिल्कुल, मुझे भी फील नहीं हुआ कि मैं एज ए जोकर ख़ुद को प्रमोट कर रही हूँ। एक बच्चे, मतलब वो सारा, मतलब मैंने उससे सीखा। जब मैं घर से निकली, एक बच्चा ये कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि वो क्यों कर रहा है, तो उसने कहा जी फादर की डेथ के बाद में 2 सिस्टर हैं, वालदा बीमार है, तो मैं ये कर रहा हूँ एज ए जोकर ना, तो बच्चों को इंटरटेन करके मैं घर खाना ले जाता हूँ इज़्ज़त से। तो उससे मुझे, मतलब मैंने ये सीखा कि आप जब भी घर से निकलते हैं तो आपको कुछ लोग एक सबक सिखाते हैं। तो मुझे भी लगा कि 1 लेसन मोर इन माय लाइफ, एक बच्चा मुझे इतना बड़ा सबक दे रहा है कि आप अपनी वालदा के लिए कुछ भी कर सकती हैं, बजाय कि मतलब देखिए मजबूरी में ही जिस्म फरोशी होती है, मजबूरी में चोरी होती है, मजबूरी में मतलब नशा बेचा जाता है, मजबूरी में बहुत से भीख मांगी जाती है। तो मजबूरी में मेहनत क्यों नहीं हो सकती? मैंने मेहनत को इसलिए प्रेफर किया कि मेरी वालदा मुझे बहुत ब्रीफ करती हैं, वो मेरी अच्छी दोस्त हैं, मेरी माँ हैं। बल्कि मुश्किल और इतने टफ़ टाइम में हमने ये एक दूसरे का साथ दिया कि हम एक दूसरे के साथ मतलब बहुत सी बातें कर जाते हैं। तो मैं, मतलब जिस दिन मेरी अम्मी को बारिशें हुई हैं, मेरी अम्मी को करंट पड़ा दीवार से, तो मुझे फ़ील हुआ अल्लाह ना करे आज वालदा को कुछ हो जाता तो देखिए कब्र की रात फिक्स है। तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उनको ढाप सकती या कफन दफन कर सकती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह सुब्हान तआला से मेरी दुआ है मेरी वालदा को कभी कुछ ना हो। तब मैं सेम डे एज ए जोकर प्रमोट करते हुए ख़ुद को मैं जेल रोड के सामने, मेरी वालदा सर्विस में एडमिट थी, वहाँ के एक डॉक्टर उनको पता है, वहाँ मेरी वालदा एडमिट थी। तो मैं बाहर एज ए जोकर वो बच्चे के साथ आके खड़ी हो गई। तो कुछ लोगों ने मुझे 10 रुपीज़ दिए, पिक्स बनवाई, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने, मतलब मुझे उस वक्त यकीन नहीं हुआ कि मैं, वो बच्चे एकदम मेरी तरफ लपके और कुछ लोगों ने जुमले कसे और कुछ हंसने लगे। तो फिर मैंने अपने फेस पे हाथ लगाया कि वो मैं ये हूँ, तो इसलिए मुझे लोग मतलब इस तरह से डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं। मैं एक मुजस्मा टाइप, एक ज़िंदा लाश बन के ना। तब मुझे लगा कि साइमा तुम मर चुकी हो और ये जो है ये अपनी वालदा के लिए तुमने सब कुछ करना है। तो इतनी मजबूरियों में अगर जना हो सकते हैं, बंद कमरे में जाके गिरवी रखा जा सकता है, ख़ुद को नुचवाया जा सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? तब मुझे ये पॉइंट मिला कि नहीं, मुझे बच्चे के साथ मिल के मेहनत करनी। तो सेम डे में सर मैंने 350 जो मेरी मेडिसिन आ सकती थी वालदा की, मैंने वो वर्किंग की उस दिन। और मैं खुशी खुशी अपनी वालदा के पास वो गेटअप को छुपा के जाती रही कोई 15-20 दिन, और वालदा को कहा, तसल्ली दी, अम्मी मेरी जॉब लग गई है। तो उन्होंने कहा शुक्र है अल्लाह, साडा भी कोई आसरा बने। भाई ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे कुछ छुपाना पड़ा। जो स्टोरी आप जिस तरह से बयान करिए कि ये स्टार्ट आपने ऐसे लिया, हम ख़वातीन जब घरों से बाहर निकलते ना, कुछ ऐसी चीज़ें कि कोई किसी का हाथ लग रहा है या कोई जानबूझ के हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है,
ये हमारे मुआशरे का एक आम सा हिस्सा बन चुका है और शायद मर्द समझता है कि जब तक हम ये नहीं कर लेंगे शायद इस सड़क से गुजरना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिस जगह पे आप खड़ी होती हैं, जिस जगह का आप जिक्र कर रही हैं लाहौर की, वो जगह कि यहाँ पर बेपनाह रश होता है। यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, होटल्स हैं यहाँ पे। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको याद करके या जो रात को सोने ना देती हो, कोई एक ऐसा जुमला या कोई एक ऐसा वाक़या जो कि आप किसी से डिस्कस ना करती हो, अपनी बहन समझ के मुझे अगर आप बताना चाहें कि वो चीज़ जो कि आपके दिल को धड़कने से रोक देता है, सोच को मफलूज कर देता है, एक सेकंड के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब घर से निकली और मतलब जोकर के गेटअप में मुझे बहुत कुछ मैं मतलब रोज़ टूटती थी। समझ लें कि मैं पिछले चौक पे टूट जाती थी और अगले चौक में मुझे जोड़ा जाता था। मैंने यहाँ पे थप्पड़ भी खाए हैं, मतलब बाइक पे जाते हुए लोग अक्सर मुझे यहाँ पे थप्पड़ रसीद कर देते थे। उन्हें यही होता था कि लाइक शीमेल एंड मेल पर्सन है ये कोई, तो थप्पड़ मारने पे उन्हें शायद सब्र नहीं आया। पान खाना, रैपर को फोल्ड करना और वो मुझे मार देना, या आइसक्रीम का कप मुझे मार देना। और एक दिन ऐसा होता है कि मैं सारा दिन 4-5 घंटे के बाद मैं 700-800 रुपया कमाती हूँ अपनी वालदा की मेडिसिन और दूध के लिए। तो मेरे पास एक बैग होता है, तो वो मेरा बैग छीन के ले जाता है वो लड़का बाइक पे, और अगले सिग्नल क्रॉस करके वो उसको फेंक देता है और मैं जोकर के गेटअप में और कुत्ते मेरे पीछे लग जाते हैं। तब मुझे एक अननोन पर्सन को पकड़ के ज़ोर से गिरफ्त करके कि सर प्लीज़ मुझे इन कुत्तों से थोड़ा सा आगे गुजार दें। तो वो मुझे बाद में याद आता कि मेरे फेस से कुत्ते डर रहे हैं। मैंने जल्दी से वो गेटअप उतारा और उस आदमी ने मैंने उसको टच किया और उसने भी, लेकिन अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। उसने मुझे कहा बेटे कोई बात नहीं, आप इधर खड़ी हो जाए, मैं देखता हूँ। सड़क पे जिन और कुछ लोगों ने मुझे बुरी तरह तोड़ा भी सड़क पे घूमते जिन जानवरों का आप तस्करा कर रही हैं, वो जो है ना इंसान उनसे बदतर है। हमारे साथ सारिम बर्नी भाई भी मौजूद हैं। सारिम भाई, हमने देखा मर्दों को यहाँ भी कई पार्क्स में, कई तफरीगाहों में कि वो आते हैं, उनकी भी कहानी बड़ी मुख्तलिफ होती है। एक कमरे के घर में, 2 कमरे के घर में अपने तकालीफ को छुपा के और चेहरे पे हंसी का मुखौटा पहन के लोगों को तफरी का ज़रिया फ़राहम करते हैं। ये पहला इस तरह का केस हम देख रहे हैं कि जहाँ खातून है, और जितनी भी बात की जाए कम है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात करें। सबसे पहले तो आप सबा का, आपका टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि, और मैं अपनी नाअहली कहूँगा कि मेरे इतनी बड़ी बातें और काम होते हुए मेरी एक बहन इस हाल के अंदर मौजूद है। मुझे क्यों नहीं पता चला इसका, मैं तो इसका सबसे पहले अफसोस करूँगा। दूसरा ये कि आपसे ये भी वादा करूँगा कि मैंने भी नंबर लिए हैं, आज से, कल की बात नहीं कर रहा, आज से ही सड़क पे नहीं होगी माशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। इसको जो मैं कर सका, इसकी अगर तालीम आगे लेके चल सका तो तालीम लेके चलेंगे। माँ को संभाल सके, माँ को इसको कोई काम करा सके तो काम कराएंगे। ये आज से सड़क पे नहीं होगी। और वो लोग, वो मर्द जो इसको चांटे मारते थे, परछीनते थे, मैं तो उन्हें मर्द नहीं मर्दूत कह सकता हूँ मैं उनको। वो मर्द नहीं होते, ऐसे लोगों को मर्द नहीं कहा जाता। मर्द तो, मैं अभी बहन से बात कर रहा था कि पता नहीं शायद ये माओं की गलतियाँ हैं कि उन्होंने क्या तरबियत दी है इन बच्चों को, अपने बेटों को। और मैं फ़ख्र करता हूँ अपनी माँ पे जिसने ये बताया है कि बहन बेटी क्या होती है, अपनी हो या पराई हो। हम बहुत छोटे थे, बस पे जा रहे थे वालदा के साथ, आज भी याद है, तो कोई खातून आती थी तो हमें अम्मी उठाती थी कि बेटा जगह दे दो। बिल्कुल। या कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि माँ ने ही फ़र्क किया हो कि बेटी है, ये बेटा है। ये मर्द तो नहीं है। हमने तो अपनी माँ से भी बहुत कुछ सीखा, अपने बाप से भी बहुत कुछ सीखा, और आज इस बहन बेटी से भी बहुत कुछ सीखा। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि खुदा के वास्ते सड़क पे चलने वालों को भिखारी ना बनाओ। ऐसी बहुत बहन बेटियाँ हैं सड़क पे, हवस का निशाना ना बनाओ। मैं बताऊँ आपको, मैं उनको काबू करने की भी कोशिश करता हूँ कि उनको यहाँ से हटाऊँ, लेकिन जब दिन में 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भीख के मिल जाएंगे
तो कौन इज्जत से बैठ के जो है ना 20-25 हज़ार रुपये महीने में गुजारा करेगा। और मसला सारा ये भी है इस सब के बीच में सारिम भाई, जो असल जो हिम्मत और हौसले की कहानी है ना, वो ये है कि साइमा आपको तमाम तर मुश्किलात आईं, और वो मुश्किलात जो बहुत सी ख़ातीन झिझकती हैं कहने में, आज आपने स्क्रीन के ज़रिए वो बात भी की। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से अगर कोई आपको आसान राह की जानिब लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो ये औरत के हाथ में है, औरत के बस में है। और यकीनन हमारे भी आंसू निकले हैं, हम भी बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन उसी ही जानिब हमें फ़ख्र है कि आप हमारी मुसलमान पाकिस्तानी बहन हैं, हमें फ़ख्र है आपकी माँ पे, और यकीनन आपके जो घर वाले जो आपको छोड़ के जा चुके हैं वो कहीं आपको देख रहे होंगे, उनकी रूहें खुश हो रही होंगी कि हमारी बच्ची ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, हमारी बच्ची ने ये ठीक समझा कि मैं आंसू बहा लूँगी, मैं तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन माँ की बीमारी के लिए मैं मेहनत करूँगी, मैं अपने आप को जोकर का रूप धार के सड़क पे खड़ा कर लूँगी, मैं मेहनत की कमाई ले लूँगी 300-400, लेकिन मैं आसान राह पे नहीं जाऊँगी। हमने कोशिश की है साइमा कि जैसे सारिम भाई ने भी वादा किया, मैं एक बार फिर बहुत शाकिर हूँ आपका कि आपने एक ऐसे वक्त में बहन के लिए हमारी आवाज़ बन के आए हैं कि हो सकता है कि उनको आगे कोई राह नज़र नहीं आ रही होगी। साइमा, हमारा भी आपसे वादा है, सारिम भाई भी आपसे वादा कर रहे हैं कि आज से कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी, इंशाअल्लाह। कोई आपको अपनी ज़ाती जागीर नहीं समझेगा, कोई आपको अपनी मिल्कियत नहीं समझेगा, कोई आपको सड़क पर हाथ तक नहीं लगाएगा, चांटा तो दूर की बात है। आप बाइज़्ज़त रोज़ी कमाएंगी और ज़रूर अपनी वालदा के लिए भी अब जाके आप उनको बताएंगी कि मैनू नौकरी चंगी वाली मिल गई है, तो अब जब वो कहेंगी ना कि पुत्र साड़ा भी कोई आसरा है, तो जो खुशी आपको महसूस होगी वो हम अभी से महसूस कर सकते हैं। और हम अब नीचे टेलीविज़न स्क्रीन पे वो नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, तो वो तमाम लोग जो कि साइमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, भाई के तौर पे, बाप के तौर पे, एक अच्छे दोस्त के तौर पे, या फिर एक कार खैर के लिए, वो आगे बढ़ सकते हैं, साइमा का हाथ थाम सकते हैं, सहारा बन सकते हैं। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि फैसल, अल्लाह ताला ये नेकी ना साइमा, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आपके आंखों में जो है वो आंसू हैं। ये तो हम आपसे वादा करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, और मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि अब ये हाथ जोड़ के कि आप हाथ ना जोड़ें, ये मेरी दरख्वास्त है, आप हाथ ना जोड़ें। आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, बहुत मुक़द्दस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो दुख की कहानी है ये ज़रूर ख़त्म होगी। आप क्या इस वक्त सोच रही हैं, क्या जज्बात हैं आपके, हमें ज़रूर बताइए। सर, मैंने कोई मतलब गलत ख्वाहिश नहीं है मेरी, कोई ज़्यादा ख्वाहिशें तो खैर मर गई, बाप के साथ और भाइयों के साथ ही दफन हो गई ना। मजबूरियों के बलबे तले आज मैं एज ए जोकर पर वोट कर रही हूँ खुद को रोड पे। मुझे बहुत ख्वाहिश थी सर मैं डॉक्टर बनूँ, जो मेरे वालिद साहब भी चाहते थे। मेरी फैमिली में कोई पढ़ा नहीं है तो मैं एक डेजिग्नेशन जॉब करूँ, एक डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत कर सकूँ। मुझे सैलरी से ज़्यादा, रिस्पेक्ट से ज़्यादा होता है कि मेरी इज़्ज़त कायम रहे। और सर मेरी वालदा मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ करती हैं। वो कहती है बेटा बजाय किसी की जीनत बढ़न दे ना, दुआ करके अल्लाह पाक पर्दा दे दे, मतलब अल्लाह पाक मौत दे दे, वो ज़्यादा बेहतर है। और अपने बाप की कब्र ना गंदी करना, देखो सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे फैशन भी पूरे हो जाएंगे, ख्वाहिशात भी है तुम्हारी। तो उसमें ये कि और डेली जब उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ के बोला तेरू अल्लाह दिया रखा ने जा, तू अल्लाह दी सुपुर्द मेरा पुत्र जा, अल्लाह वार से थोड़ा करके आ जाई, पर टाइम नाल घर आ जाई, रोटी खावांगे इकट्ठे बैठ के। तो ये अल्फाज मुझे इतनी हिम्मत देते हैं। मैं 2 दफ़ा कॉल करके पूछती हूँ भी क्या चाहिए, तो छोटी सी ख्वाहिश होती है 2 सेब ले आई, आधा किलो दूध ले आई, 2 मावा तियाँ चाह पी। हमारी ख्वाहिशत ये रह गई माँ बेटी की, या घर का किराया देना होता है या बिल है, और कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। मतलब अल्लाह पाक से ही तवक्को है, अल्लाह पाक इंसानों को देता और इंसान वसीला बनते। मैं अभी भी अल्लाह पाक से ही जो है ना
अल्लाह सुब्हान तआला से ही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इस लायक कर दे कि मेरी वालदा इलाज करवा के ठीक हो जाए और मैं एक डेजिग्नेशन पे जॉब करूँ, रिस्पेक्टेबल जॉब हो जिसमें आज से एक तो ये सड़क पे नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, एक बाप भाई होने के नाते। दूसरा ये कि इसकी जितनी जिम्मेदारी है वो सब ले रहा हूँ, और अगर इसका आज भी मेडिकल में एडमिशन हो सकता है, पढ़ सकती है, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, और विद इन 2 to 4 डेज़ मैं ख़ुद इसके पास जाऊँगा। और ये वो हमारे माशरे की बहन बेटी है जिसके हमें पाँव पकड़ने चाहिए। बेशक सीखने की ज़रूरत है हम सबको। सारिम भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा मज़लूमों के, हम इन्हें ना कहें मज़लूम वो हैं कि जो खिलवाड़ करते रहे हैं, अफसोस उन पे आता है, उनकी तरबियत पे आता है। आप मजबूत हैं, आपने मजबूती का मुजाहरा किया है, एक एक पल, एक एक लम्हे, एक एक सांस जो आपने जिए वो हमारे लिए मशअल राह। सामा, आपका बहुत शुक्रिया। और सारिम भाई ने भी वादा किया है, हम भी उम्मीद करते हैं कि आज से आप सड़क पर नहीं होंगे, दूसरों की नज़रों की जीनत नहीं बनेंगी, बल्कि आपका जितने ख्वाब हैं हम कोशिश करेंगे कि जो आप बरमला जिनका इजहार कर रही हैं, और जैसे सारी में जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, बिल्कुल, कि वालिद के साथ वो चले गए, उन ख्वाबों को दोबारा आप जिएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम देखेंगे भी आपको जीते हुए उन ख्वाबों को, और पूरी उम्मीद हम ये करते हैं कि जिस कदर ज़िंदगी ने आपको आंसू दिए हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि हम उस पर उतना बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कि जितना आपने बर्दाश्त करना था, अल्लाह को आपकी वो अदा पसंद आ गई है, और अब आगे चल के आपके लिए राहें आसान होंगी। हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, और महक कितनी ही हमारी माएँ बहन हैं जो उस आसान राह को नहीं चुनती, बल्कि उस राह को चुनती हैं कि जिसमें मुसीबतें हैं। उनको नज़र आ रहा है कि मुश्किलात हैं। सड़क पे खड़ा होना इस तरीके से, अपने वालिद के इंतकाल को, भाई की जुदाई को, छोटे भाई की महरूमी को, माँ की बीमारी को, और अपनी सारी तकलीफ़ को उस जोकर के चेहरे में छुपाना, हम आपको एक बार फिर सलाम पेश करते हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। आज के शो से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।